बहू के मायके वाले तो कतई इस घर में नहीं रह सकते। भाग 1। क्या पूरी ज़िंदगी यहाँ बिताने के बाद भी मुझे मेरे ससुराल में इतना भी हक नहीं है कि मैं अपने बीमार पिता को कुछ दिन के लिए यहाँ रख सकूँ और उनकी सेवा कर सकूँ। काजल रोते हुए अपने पति विनोद से कह रही थी। जरूर है काजल, पर हुआ क्या बाबूजी को? और ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे शाम तक में ऐसा क्या हो गया जिसकी भनक मुझे नहीं है? सुबह से आपको कैसे पता रहेगा जी? आप सुबह 8 बजे दुकान जाते हो और रात के 10 बजे घर लौटते हो, तो ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि दिन भर आपके पीठ पीछे घर में क्या हो रहा है? और ऊपर से माँ जी कहाँ चाहती है कि उनका बेटा अपने ससुराल का हालचाल समाचार जाने। इसी बात का तो दुख है कि आप घर में रहते हुए भी घर की बातों से कहीं दूर हैं। क्या पहेलियाँ बुझा रही हो काजल? जो भी है साफ साफ कहो। काजल की तरफ देखते हुए विनोद कहता है। फिर काजल सारी बात बताती है। अभी कुछ दिनों से बाबूजी का शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ था और तबीयत खराब चल रही थी। गांव में उन्हें दिखाया गया, पर बीमारी ठीक होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैं बड़े भैया को बोली कि बाबूजी को लेकर यहाँ चले आएं, ताकि यहाँ किसी अच्छे डॉक्टर से उनका इलाज हो सके। मेरी बात मानकर बड़े भैया कल रात की ट्रेन पकड़कर आज सुबह सुबह आपके जाने के बाद बाबूजी को लेकर यहाँ आ गए और किडनी के जाने माने डॉक्टर से दिखा लाए। डॉक्टर ने 1 हफ्ते की दवाई लिख कर दी और इसी शहर में रहने की हिदायत दी। इसलिए मैं बाबूजी के रहने की व्यवस्था देवर जी के बंद कमरे में कर रही थी। पर जैसे ही माँ जी को मेरे बाबूजी के यहाँ रुकने की बात पता चली, उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि वो मुझसे झगड़ने लगी, ये कहकर कि मैं इस घर की मालकिन हूँ और मेरी मर्जी के बगैर कोई इस घर में पनाह नहीं ले सकता। ऊपर से बहू के मायके वाले तो कतई नहीं। अगर एक बार बेटी के यहाँ रहने की आदत हो गई तो बार बार आने की लत लग जाएगी उन्हें। ऐसा कहने के साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई और फिर कहने लगी, मेरी मर्जी जाने बगैर मेरे बेटे के कमरे में अपने बाप को ठहराने वाली तुम कौन होती हो? अपने बाप के घर से लाई थी क्या ये कमरा, जो किसी को भी यहाँ आश्रय दे रही हो? ये मेरा घर है, रोहिणी निवास, कोई धर्मशाला नहीं जो अपनी मनमर्जी करोगी। माँ जी की चीखती हुई आवाज़ सीधा बाबूजी और बड़े भैया के कानों में पड़ी और वो अपना सामान बांधकर जा ही रहे थे कि माँ बाबूजी को बुरा भला कहने लगी। शर्म नहीं आती है बेटी के घर बीमारी का बहाना लेकर रहने में? ये आपकी बेटी का ससुराल है, कोई सराय खाना नहीं। कुछ तो शर्म किया होता समधी जी। बाबूजी को बेइज्जत और अपमानित करने के बाद बड़े भैया को ताने देने लगी। अरे इतनी ही चिंता है अपने बाबूजी की तो ले जाओ किसी होटल में रखो, सब कुछ फ्री में ही चाहिए क्या? जो मुंह उठाकर बहन के ससुराल चले आए। माँ जी की ऐसी बात सुनकर बाबूजी शून्य हो गए। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें काटो तो खून नहीं। कितना बड़ा लाछन लगा दिया एक बीमार पिता के ऊपर। अच्छा हुआ जो भैया तुरंत बाबूजी को अस्पताल के निकट एक कमरे में ठहरा दिए। अगर यहाँ रहते तो जीते जी ही मर जाते और बीमारी ठीक होने की बजाय और बढ़ जाती। कहते कहते काजल सिसक उठी। काजल को यूं सिसकते देख विनोद उसे पानी देता है और कहता है, पहले तुम शांत हो जाओ काजल, फिर मैं माँ से बात करता हूँ। इतनी बड़ी बात हो गई और मैं शांत हो जाऊँ? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। आज तो फैसला होकर रहेगा। अरे मैंने अपनी सारी जवानी आपके माँ बाबूजी की सेवा में बिता दी और बदले में कुछ नहीं मांगा। मुझे उनके पैसे कौड़ी या कोई संपत्ति नहीं चाहिए थी। सिर्फ मुझे मेरा और मेरे मायके वालों का सम्मान मांगा था, पर मुझे आज तक नहीं मिला। कहते कहते काजल का गला भर आता है। कुछ देर बाद शांत होकर कहती है कि आज आप मुझे ये बताओ कि क्या ये घर सिर्फ माँ बाबूजी का है? हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है। हमने अपनी शादी के 20 साल दिए हैं इस घर को सींचने में, फिर भी इस घर पर मेरा कोई हक नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर हमारा घर कौन सा है जी जिसे मैं हक से अपना कह सकूं? अगर बहुओं के लिए घर की हर जिम्मेदारी और काम है तो फिर घर का हक क्यों नहीं? क्यों हमें इस हक से वंचित रखा जाता है? विनोद, क्यों हम अपने रिश्तेदार को यहाँ नहीं बुला सकते? अगर ऐसा है तो मुझे भी मेरा घर चाहिए जिसमें मैं हक से अपना कह सकूं। कहते कहते बार बार काजल फपक पड़ती है और पर आज वो चुप नहीं रहना चाहती थी। पिछले 20 सालों से भरे दर्द के गुब्बारा आज फूट जाना चाहता था। अरे बाबूजी, कौन सा शौक से यहाँ आए थे अपनी बेटी के यहाँ रहने?
वो तो मजबूरी थी, इसलिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। उनका बस चले तो वो बेटी के घर का पानी भी ना पिए, और शुरू से वे वही करते आए हैं। आज तक वो कभी भी अपनी बेटी के ससुराल में कदम तक नहीं रखे, क्योंकि उन्हें पता था माँ जी का स्वभाव। वो तो मेरे जिद करने पर आ गए और मेरी जिद की वजह से ही उन्हें ये बेइज्जती सहनी पड़ी। मैं पूछती हूँ, क्या यही है माँ जी के संस्कार, जिसका बखान वो दुनिया के सामने करती रहती हैं? काजल आक्रोश और दुख से भरकर अपनी वेदना विनोद को कह रही थी। आज माँ जी का व्यवहार विनोद की आंखों में भी खटक सा गया। वो तुरंत काजल का हाथ पकड़कर और अपनी माँ के कमरे में गया, जहाँ रोहिणी जी अपने पति सुरेश जी को आज सुबह हुई घटना की चर्चा कर रही थी, जिसमें वो काजल के परिवार वालों का झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए कह रही थी, विनोद के बाबूजी, ये जो बहू के परिवार वाले हैं सब के सब भिखारी हैं। रोहिणी जी की बातें सुनने के बाद विनोद और काजल का क्या फैसला होगा इस घर में रहने का, पार्ट 2 में ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे इसी कहानी के पार्ट 2 में। वंदे मातरम दोस्तों।